हम पढ़ेंगे क्लास 9th का सिविक्स है और ये चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 5वां चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार। तो लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में अगर अध्ययन करें तो पता चलता है कि जो हमारा जो अधिकार है, ठीक है, हमारे जो अधिकार हैं उस अधिकारों के बिना हमारा कैसा रहेगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है कि अधिकारों के बिना जीवन, लाइफ विदाउट राइट्स, यानी जब हमें अधिकार नहीं मिलेंगे तो उस समय हमारा जीवन क्या हो जाएगा। एक घटना के माध्यम से पढ़ेंगे, गुआंतनामो बे की घटना है। क्या घटना है कि अधिकारों के अभाव में नागरिक जो होते हैं वो असुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, जब भी हमें कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है तो हमें कोई भी आके जो बड़े लोग रहते हैं परेशान करके चले जाएंगे। ठीक है, समझने के लिए गुआंतनामो बे का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है, घटना क्या है। गुआंतनामो बे की घटना है कि अमेरिकी फ़ौज ने 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया और गुआंतनामो की जेल में डाल दिया था। और यह घटना क्यों हुई थी कि उन्होंने 600 लोगों को पकड़ा और जेल में डाल दिया, उसके पीछे वजह की क्या थी, क्या कारण था। तो अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में हमला हुआ था। ठीक है, तो उस हमले की वजह से इन्होंने 600 लोगों को पकड़ा। उन्होंने लगा कि ये लोग आरोपी हैं, इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया या हमला किया है, उसकी वजह से इन्होंने पकड़ा था। इसमें अधिकारों का उल्लंघन कैसे हुआ था। अमेरिका ने जो इन 600 लोगों को पकड़कर गुआंतनामो जेल में रखा था तो किस तरह से उनको अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। तो पहला है कि कैदियों के परिवारों और मीडिया को उनकी गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई थी। जैसे अभी वर्तमान समय में है कि आप अगर किसी को, भारत के कानून की बात कर रहा हूँ, कि जब आप किसी को पकड़ रहे, पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो उसके घर को सूचना करेगी कि हम आपके बच्चे को पकड़ के ले जा रहे हैं इस वजह से, लेकिन अमेरिका में ये चीज़ नहीं बताई गई थी। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पूरे विश्व की परिप्रेक्ष्य में यह देखरेख करता है, इसको भी उसमें और उनसे कैदियों से मिलने का अधिकार नहीं दिया गया। ना तो किसी जज के सामने मुकदमा चला और न ही कैदी अपनी अदालत में जा सके। निर्दोष घोषित किए जाने के बाद भी कई कैदियों को नहीं छोड़ा गया। तो ये समस्याएं वहाँ पे देखने को मिल रही थी। इन समस्याओं से जाके, यानी कि गुआंतनामो जेल में जो कैदी बंद थे उनकी जांच पड़ताल की थी किसने, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जिसने गुआंतनामो बे के कैदियों के स्थिति को दुनिया के सामने रखा था। अब बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 मई 1961 को ब्रिटेन में हुई थी। कब हुई थी, 28 मई 1961 को। 1961 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, पीटर बेर्नेंसन थे, सीन मैकब्राइड थे और एरिक बेकर थे। तीन लोगों ने मिलकर एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की है। इस एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में मुख्य बातें क्या है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। इसमें 150 से अधिक देशों के 10 मिलियन, लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं इसमें। रिपोर्ट क्या बताती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतनामो बे के बारे में रिपोर्ट बताती है कि इसमें बताया कि गुआंतनामो बे के कैदियों के साथ ज्यादती की जा रही है और उन्हें अमेरिकी कानूनों के अनुसार अधिकार नहीं मिल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी जेल को बंद करने की सिफारिश की थी, जिसे अमेरिका ने क्या कर दिया, ठुकरा दिया था। अब इतना जो हमने अध्ययन कर लिया, तो अब देखते हैं कि जो हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था और जो हमारे अधिकार हैं ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं पिछले अध्याय के थ्रू। पहला क्या है कि लोकतंत्र की परिभाषा में नागरिकों के अधिकारों का होना अनिवार्य है। यानी जब आप लोकतंत्र की बात करोगे तो उसमें अगर आप जोड़ोगे किसी चीज़ को तो उसमें नागरिक का अधिकार के बारे में वर्णन होना चाहिए। अध्याय 2, हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है। अध्याय 3 में हमने क्या देखा कि भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। अध्याय 4, यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। तो ये थे हमारे जो पहला अध्याय में हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, दूसरा अध्याय में हमारे संविधान के बारे में पढ़ा था, तीसरे अध्याय में हमने चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ा, चौथा अध्याय हमारा था संस्थाओं का कामकाज और पांचवा अध्याय हमारा है लोकतांत्रिक अधिकार। तो ये जो हमारा अधिकार है वो सबसे जुड़ा होता है, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है अधिकार, क्योंकि अगर व्यक्ति जन्म ले लेता है तो उसको अधिकार मिलने चाहिए। मुख्य बिंदु क्या हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए बुनियादी और संविधान द्वारा सुरक्षित है। यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए बुनियाद है, बुनियाद की तरह खड़ा रहता है। अगर व्यक्ति का विकास करना है तो बिना अधिकार के व्यक्ति का विकास नहीं होगा। ठीक है, अगर व्यक्ति को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उसके अधिकारों की सुरक्षा की बात करना है तो हमारा जो संविधान है वो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। मानवाधिकार की बात करें तो मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हर मनुष्य को जन्म से मिलने चाहिए। मानवाधिकार जो है वह हर व्यक्ति को जन्म से मिलने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बात समझने की, मानवाधिकार जो है सबको मिलना चाहिए। अधिकार की बात करें तो हमारा जो अधिकार है हर देश के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, मानवाधिकार सबको, मानव का अधिकार है वो मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे समझाया हुआ है। अब समझते हैं हम सऊदी अरब के बारे में। ठीक है, कि सऊदी अरब में जो नागरिक अधिकार हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वहाँ पे अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, हर देश का अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो अलग अलग है। ठीक है,
शासन व्यवस्था और राजनीतिक अधिकार की बात करें कहाँ पे, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में शासन व्यवस्था और राजनीतिक अधिकार की बात करें तो सऊदी अरब में जो वंशानुगत शासन देखने को मिलता है, वहाँ पे सऊदी अरब में एक ही वंश का शासन चलता है। जनता की भूमिका की बात करें तो जो सऊदी अरब में जनता की भूमिका जो होती है वह राजा को चुनने या बदलने में नागरिकों की कोई भूमिका नहीं होती, वहाँ पे एक वंशानुगत शासन ही चलता है। शक्तियों का केंद्रीकरण की बात करें तो जो शक्ति है वह विधायिका यानी कि जो राजा होता है शाह ही विधायिका का चुनाव करता है, और कानून बनाने वाले को जैसे कार्यपालिका हो गई, इन सदस्यों का चुनाव कौन करता है, शाह करता है, वहाँ का राजा करता है। न्यायपालिका पर नियंत्रण किसका है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति भी शाह के द्वारा की जाती है, और उनके पास न्यायाधीशों के फैसलों को पलटने का भी अधिकार होता है। किसके पास, शाह के पास होता है, जो सऊदी अरब का राजा होता है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, ठीक है, यानी सऊदी अरब में जो अगर नागरिक कोई भी राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते हैं, तो यह हमारा जो है सऊदी अरब में जो शासन व्यवस्था है, राजनीतिक अधिकार है, उसके बारे में पॉइंट्स थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अभिव्यक्ति और मीडिया की बात करें तो सऊदी अरब में जो अभिव्यक्ति और मीडिया है, वहाँ पे मीडिया पर पाबंदी है। कैसी पाबंदी लगाई गई कि मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, वह शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो धार्मिक जो आधिकारिक धर्म है, वहाँ पर केवल मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं, यानी कि जो सऊदी अरब में बात की गई है तो वहाँ पर केवल मुसलमान ही वहाँ के नागरिक हो सकते हैं। आधिकारिक धर्म की बात की, अन्य धर्मों पर प्रतिबंध, गैर मुस्लिम लोग केवल घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पे रोक है। ठीक, जैसे हैं हमारे यहाँ पे जो अलग देखने सेकुलरिज्म देखने को मिलता है, लेकिन सऊदी अरब में जाएंगे तो वहाँ पे केवल एक ही धर्म की है, वहीं के लोग को नागरिक मिलेगा। अगर आप कोई और धर्म का लोग गया तो वो अपने घर में पूजा पाठ कर सकता है, सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता है। लैंगिक असमानता, यानी कि सऊदी अरब में लैंगिक असमानता देखने को मिलती है, यानी महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें। कानूनी दर्जा, महिलाओं को कानूनी रूप से पुरुषों से कमतर माना जाता है। सार्वजनिक पाबंदियां, महिलाओं को कई तरह की सामाजिक और सार्वजनिक पाबंदियां लागू की गई हैं। मताधिकार में भेदभाव, सऊदी अरब में जो स्थानीय निकाय चुनाव में पुरुषों को मताधिकार देने की बात कही गई है, जबकि महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया है। कहाँ पे, स्थानीय निकाय चुनाव की बात करेंगे। ठीक है, सऊदी अरब के बारे में जो अभी तक हमने अध्ययन किया उसका निष्कर्ष निकल के क्या आता है कि यह स्थिति केवल सऊदी अरब तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी इस तरह के मानवाधिकारों का उल्लंघन देखने को मिलता है। दूसरी घटना हम देखते हैं कोसोवो का। कोसोवो में जातीय नरसंहार होता है। इसकी अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें, इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो भौगोलिक स्थिति क्या है कोसोवो की। ठीक है, तो जो कोसोवो की भौगोलिक स्थिति है, यह पुराने यूगोस्लोवाकिया का एक प्रांत था। किसका, पुराने यूगोस्लोवाकिया का एक प्रांत था जो अब अलग हो चुका है। जनसांख्यिकी की बात करें तो यहाँ पे अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि कोसोवो जो है वहाँ पे अल्बानियाई लोगों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि यूगोस्लोवाकिया का एक प्रांत है जो अब अलग हो चुका है, यहाँ पे अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर पूरे देश के स्तर पर सर्व लोग जो हैं वो अब क्या है, बहुसंख्यक है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो सर्व लोग की है, लेकिन अल्बानियाई लोगों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। कहाँ पे, कोसोवो की जो स्थिति की बात की गई है। राजनीतिक बदलाव की बात करें तो जो कट्टर सर्वराष्ट्रवादी नेता मिलोशेविक क्या करता है, चुनाव जीतता है और सत्ता में आता है। इसके बाद जब ये सत्ता में आता है तो नरसंहार का रूप देखने को मिलता है। तो नरसंहार का जो स्वरूप देखने को मिलता है वह कठोर व्यवहार है वहाँ पे। मिलोशेविक जो की सरकार थी वह अल्बानियाई अल्पसंख्यकों के प्रति बेहद क्रूर थी। अल्बानियाई संगठनों के प्रति बेहद क्रूर कौन थी, मोल्शेविक की जो सरकार सत्ता में आई थी वह बेहद क्रूर थी। सर्वों का प्रभुत्व, सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई जैसे अल्पसंख्यकों को या तो देश छोड़ देना चाहिए या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लेना चाहिए, यह बात वहाँ पे कही गई थी। सैन्य क्रूरता कैसे देखने को मिल रही है, तो ये समय था सैन्य क्रूरता का। समय की पीरियड की बात करें तो यह काम हो रहा था 1999 में, यह काम हो रहा था। सर्बिया की जो फौज थी वह शहरों में घुस जाती है और घुसने के बाद निर्दोष नागरिकों की हत्या करती है और उनके घरों को भी जला देती है। यहाँ तक क्रूरता देखने को मिलती है। बतीसा होक्सा की कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है। किसकी, बतीसा होक्सा की कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये कौन थी बतीसा होक्सा, तो इस 74 वर्षीय बतीसा के पति को उनके सामने ही हत्या कर दी गई और उन्हें बेघर कर दिया जाता है। यह हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुई त्रासदी का एक घटना, महत्वपूर्ण घटना देखने को नरसंहार के रूप में देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या कहता है यहाँ पे कि लोकतंत्र का जो एक स्याह पक्ष दिखता है, यानी कि चुनाव जीत भी जाते हैं उसके बाद नरसंहार का रूप देखने को मिलता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकतंत्र रूप से चुनी हुई सरकार चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद भी अलोकतांत्रिक हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है कि यह नरसंहार किसी तानाशाही में नहीं है, यह नरसंहार किस में हो रहा है, चुनी हुई सरकार में हो रहा है। ठीक है, ये नरसंहार किस में हो रहा है, चुनी हुई सरकार में हो रहा है, बल्कि एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार में हो रहा है और उसकी सेना के द्वारा किया गया था।
जातीय पूर्वाग्रहों के कारण होने वाले आधुनिक इतिहास की सबसे भयानक नरसंहारों में से एक था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। ठीक है, तो जब एक चुनी हुई सरकार के द्वारा, तो यही कहा जाता है कि अगर एक लोकतांत्रिक सरकार है तो लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद भी और लोकतांत्रिक सरकार हो सकती है। इसका परिणाम और अंत क्या होता है? कैसे जो कोसोवो में नरसंहार हो रहा था उसका क्या परिणाम हुआ, उसका अंत क्या हुआ? तो जब अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप होता है, इसमें क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप होता है। जब अन्य देशों ने इसमें हस्तक्षेप किया तब जाके हिंसा रुकती है। सत्ता परिवर्तन अंत में ये होता है कि मिलोसेविक की सत्ता क्या हो जाती है? चली जाती है। ठीक है, जब नरसंहार होगा, कई देश शामिल हो जाता है, तो वहाँ के लोगों को भी समझ में आता है, तो सत्ता चली जाती है हाथ से। न्यायिक कार्रवाई क्या होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट में उस पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाया गया। किसके ऊपर? मोलसेविक के ऊपर मुकदमा चलाया गया। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इस तरह से इसका अंत होता है। इतने उदाहरण हमने पढ़ लिए। पहले हमने देखा गुआंतनाबे बे का जेल का घटना, फिर सऊदी अरब की कहानी पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या अधिकार है। फिर हमने देखा नरसंहार देखा कोसोवो में उसका। अब आते हैं कि लोकतंत्र में जो अधिकार होते हैं वो हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं। तो अधिकारों के अभाव के उदाहरण की बात करें, जो अभी हमने पढ़ा कि जो कहाँ पढ़ा हमने, गुआंतनाबे बे की कैदी यानी कि अमेरिकी फौज द्वारा दुनिया भर से पकड़े गए लोग जिन्हें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के कैद में रखा गया। सऊदी अरब की औरतें, यहाँ महिलाओं को सीमित नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त रही है, जैसे मतदान करना और सार्वजनिक रूपों में भागीदारी लेना, इस पे उन्हें रोक लगाया गया है। कोसोवो में हमने देखा अल्बानियाई लोग, जहाँ पे वो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच एक जातीय समूह पर अत्याचार देखने को मिलता है। वहीं भारत में भी दंगे देखने को मिले थे। भारत में 1984 में दंगा हुआ था। ठीक है, सिख दंगे हुए थे, और 2002 में गुजरात दंगा हुआ था। ये हमें देखने को मिला, जो सांप्रदायिक हिंसा के दौरान आम नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन हुआ था। तो ये पॉइंट है कि इसमें अगर पूछ देगा पॉइंट ये वाला कि अधिकारों के अभाव के उदाहरण बताए, कि जो अधिकार है उनके अभाव है। तो अभी हमने देखा गुआंतनाबे जेल का, सऊदी अरब में हम देखते हैं अधिकार नहीं है, सबको समान है। कोसोवो में हमने देखा, और भारत में भी जो दंगा हुआ था तो उस दंगे के समय लोगों को मारा जा रहा था, उस समय अधिकार उनको अभाव था, पूरे अधिकार नहीं मिल रहे थे। एक आदर्श व्यवस्था की कल्पना कैसे की जा सकती है? आदर्श व्यवस्था कल्पना जो एक नियम के थ्रू बना दिया जाता है, ऐसा होना चाहिए। तो कैसी होती है? सुरक्षा और सम्मान, हर नागरिक की सुरक्षा और उसका आत्मसम्मान का ख्याल रखा जाए, एक आदर्श सम्मान की बात हो रही है। समान अवसर, सभी को विकास के और समान अवसर मिले। कानूनी सुरक्षा, बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार न किया जाए। पक्ष रखने का अधिकार, यदि किसी को गिरफ्तार किया जाए तो उसे अपना बचाव करने और निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर उसे मिलना चाहिए। ये बात कही जाती है। आदर्श समाज, वैसे भी हमारे जो संविधान बना हुआ है भारत का, उसमें अधिकार में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, अधिकारों का तार्किक आधार, अधिकारों का तार्किक आधार क्या होगा? तो अधिकारों का जो तार्किक नज़रिया है, हम समाज से उन्हीं चीज़ों की मांग कर सकते हैं जो तार्किक हो और जिन्हें सबके लिए उपलब्ध कराया जा सके। अमल की ज़रूरत, अधिकार सिर्फ कागजों पे नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें ज़मीनी स्तर पर भी लागू और उल्लंघन करने वालों को सजा देना जरूरी है। ठीक है, ये अमल में लाने की ज़रूरत है इसको। अधिकारों की परिभाषा, लोकतंत्र में अधिकारों की सोच के पीछे मुख्य भावना है। क्या है मुख्य भावना लोकतंत्र के अधिकारों के पीछे? कि एक ऐसी व्यवस्था जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, ताकतवर हो या कमज़ोर हो, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो। यानी अधिकार एक ऐसी व्यवस्था है, लोकतंत्र में अधिकार एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। ठीक है, वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में उनको गारंटी दे दी जाएगी। अधिकार क्या है? अधिकार के बारे में अब बात करेंगे हम। ठीक है, अभी तक हम जो एक पृष्ठभूमि के रूप में हम देख रहे थे, अब आते हैं अपने चैप्टर अधिकार। अधिकार की परिभाषा की बात करें तो अधिकार की परिभाषा में पहला तथ्य आता है दावा। अधिकार क्या आता है? दावा। एक दावा है। कैसे दावा है? कि अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से किया गया एक तार्किक दावा है। ठीक है, ये पॉइंट पूछ लेगा कि जो अधिकार है वो क्या है? अधिकार एक दावा है। कोई भी व्यक्ति अपने समाज से, अपने लोगों से, अपनी सरकार से एक दावा कर सकता है, और वो दावा कैसा होना चाहिए? एक तार्किक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इसका आधार क्या है? यानी कि जो हमारे अधिकार है उसको आधार कैसे मिलता है? तो हम सभी सम्मानजनक और बिना किसी डर के जीना चाहते हैं। इसके लिए हमें दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान न हो और हम किसी को नुकसान न करें। तो ये हमारा क्या है? अधिकार का हमारा एक आधार है कि हमें अधिकार की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, उसका आधार क्या है? तो हमारे अधिकार का आधार ये है कि हमें एक ऐसा अधिकार होना चाहिए ना जिसके वजह से हम किसी की वजह से हम परेशान ना हो। अधिकार होने के लिए शर्त क्या है, या अधिकार को कब माना जाएगा कि ये अधिकार है, उसके लिए शर्त क्या रखी गई है? तो अधिकार के लिए एक शर्त है समानता का। जो दावा आप अपने लिए करते हैं वह दूसरों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? स्टेटिंग है कि अधिकार की शर्तें, अधिकार के शर्त क्या होंगे? तो अधिकार की शर्त में पहला पॉइंट है समानता का। यानी कि अधिकार की शर्त क्या है? समानता। जब दावा आप अपने लिए करते हैं तो वही दावा आप दूसरों के लिए भी लागू होनी चाहिए। तार्किकता,
आपने दावे तार्किक होने चाहिए, आप जो मांग कर रहे हैं वो तार्किक होने चाहिए। आप ऐसे अधिकार की मांग नहीं कर सकते जो दूसरों को कष्ट या नुकसान पहुंचाएं। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो और किसी की खिड़की तोड़ दे रहे हो मार के, और आप बोलोगे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे क्रिकेट खेलना, तो भाई दूसरे का नुकसान नहीं करना ना, दूसरे को भी आराम से रहने दो अपने, तब ये तार्किक अधिकार दावा कर सकते हो। सामाजिक स्वीकृति, आप अगर ये अधिकार होने की शर्त है, अधिकार मिलने का, अधिकार मांगने का ये शर्त है, समानता होनी चाहिए, तार्किक होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए, सामाजिक स्वीकृति होनी चाहिए। जो आप अधिकार मांग कर रहे हो वो अधिकार उस समाज में स्वीकृत हैं। ठीक है। अधिकारों का बदलता स्वरूप, तीसरा पॉइंट में क्या है अधिकार में कि अधिकारों का बदलता स्वरूप क्या होना चाहिए, तो समय और स्थान के अनुसार अधिकारों की अवधारणा बदलती रहती है। हमने बात किया था ना कि जो हमारे अधिकार हैं, जो अधिकार हमें अपने देश में मिलते हैं, दूसरे देश में जाके सेम वही अधिकार नहीं मांग सकते हैं। तो अधिकार जो है वो क्या है, समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण, 200 साल पहले जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार अजीब माना जाता था, लेकिन आज एक अनिवार्य अधिकार के रूप में इसको माना जाता है। चौथा पॉइंट के अधिकार के लिए कानूनी मान्यता की आवश्यकता है कि जब समाज के नियम को लिखित रूप में बदल दिया जाता है तो उन्हें असली ताकत मिलती है। बिना कानूनी मान्यता के वे केवल प्राकृतिक या नैतिक अधिकार पर रह जाते हैं। जैसे गुआंतनामो बे के कैदियों के पास केवल नैतिक अधिकार था जिसे लागू करवाने के लिए वे कहीं नहीं जा सकते थे। यानी कि जो नियम है, जो कानून है, अगर वो लिखित रूप में हैं तो वो असली ताकत मानी जाती है। अगर केवल वो प्राकृतिक या नैतिक अधिकार के रूप में हैं तो वो हम उसको नहीं मनवा सकते हैं। ठीक है। जब किसी कानून किसी दावे को मान्यता देता है तब उसे लागू किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है अधिकार, तो अधिकार का हनन और सुरक्षा। अगर कोई नागरिक या सरकार आपके अधिकारों का सम्मान नहीं करती है या उल्लंघन करती है तो इसे अधिकारों का हनन कहा जाएगा। यानी अधिकारों का जो हनन और सुरक्षा की बात हो तो अधिकारों का हनन किसे कहा जाएगा कि जब कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी सरकार हो गई, अगर वो आपके अधिकार को सही ढंग से नहीं रखने दे रही या नहीं चलने दे रही तो ये अधिकारों का हनन होगा। इसकी सुरक्षा कौन करता है अधिकारों के हनन का, तो अधिकारों के हनन की सुरक्षा अदालत करती है, हमारा संविधान करता है, हमारा न्यायालय करता है। ठीक है। आप दरवाज़ा उसका खटखटा सकते हो जाके। अभी जितना हमने इस सब पॉइंट पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो अधिकार के 3 बुनियादी चीज़ निकल के आए थे। यानी कि अधिकार जो होता है वह लोगों के तार्किक दावे हैं और हम उस अधिकार को स्वीकृति मिलती है जो समाज से भी स्वीकृत हो और इसे अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि लोकतंत्र में अधिकारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है। इस पॉइंट्स पे हम बात करेंगे कि लोकतंत्र में अधिकारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लोकतंत्र की सफलता और स्थिरता के लिए अधिकार अनिवार्य है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। यानी कि लोकतंत्र की सफलता और स्थिरता के लिए अधिकार अनिवार्य। अधिकार किसके लिए अनिवार्य है कि लोकतंत्र की सफलता और उसकी स्थिरता बनी रहे और लोकतंत्र भी सफल रहे, इसके लिए अधिकार क्या है, अनिवार्य है। क्यों लोकतंत्र की स्थापना के लिए अनिवार्य क्यों है, चुनाव का अधिकार। चुनाव का अधिकार जो दिया गया है इसमें क्या कहा गया है कि हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की आज़ादी। लोकतांत्रिक चुनाव वास्तविक तभी होते हैं जब लोगों को अपने विचार व्यक्त करने, राजनीतिक पार्टियां बनाने और राजनीतिक गतिविधियों करने की आज़ादी दी जाती है। ठीक है। लोकतंत्र की स्थापना में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होती है, तो लोकतंत्र में अधिकार जो दिए गए हैं वह अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। अधिकार क्या करते हैं, बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि बहुमत के लोग अल्पमत पर अपना प्रभुत्व कायम न कर सके और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न कर सकें। यहाँ पे कह रहा है कि जो सरकार पे नियंत्रण कैसे होता है, तो कई बार जो चुनी हुई सरकारें भी अपने नागरिकों के अधिकारों पे हमला कर सकती है या उनकी रक्षा करने में विफल हो सकती है। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से ऊंचा दर्जा दिया गया ताकि सरकार भी उसका उल्लंघन न कर सके। ठीक है। कुछ अधिकार ऐसे भी जब कोई सरकार चुन जाती है, जैसे हमने गुआंतनाबे बे जेल में वाले में नहीं, पसोवा में देखा था, वहाँ पे सरकार चुन के आती है, नरसंहार करती है। जब कई देश उसमें सम्मिलित होकर जब उस पर कुछ करते हैं तब जाके रुकावट आता है उस पर। तो अधिकारों को जब सरकार चुन के भी आती है तो कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो सरकार से ऊपर रखे जाते हैं ताकि सरकार भी उस पर कोई दखलंदाजी ना कर सके। अब अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा कैसे मिलती है, तो ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में लिखित रूप में दर्जा दिया जाता है ताकि उन्हें कानूनी मजबूती मिले, लिखित रूप में दर्ज कर दिया जाता है। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स थे हमारे अधिकार के। अब अगले पॉइंट में आते हैं कि भारतीय संविधान में अधिकार, यानी कि जो भारत का संविधान है बना है उसमें कौन कौन से अधिकार शामिल हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में है कि भारत संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार, पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने आर्टिकल में, 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल में समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। जो हमारे अधिकार हैं 14 से लेकर 32 तक दिए हुए हैं, तो उसमें समानता का अधिकार हम इसमें अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
ठीक है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था उसमें 7 अधिकार शामिल थे, संपत्ति का अधिकार उसमें से निकाल दिया गया। वर्तमान समय में इसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, जो समानता का अधिकार है, ये अधिकार हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से आवश्यक है। संविधान की प्रस्तावना में किए गए समानता, स्वतंत्रता और न्याय के वादों को ये अधिकार व्यवहारिक रूप देते हैं। कौन से अधिकार? समानता के। कानून का राज, बात करेंगे कानून का राज, रूल ऑफ लॉ। इसका अर्थ है कि कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। सरकार किसी भी व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकती है। समानता का अर्थ क्या कहलाता है? व्यक्ति का पद या दर्जा चाहे जो भी हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे खेतिहर मजदूर हो, चाहे कूड़ा उठाने वाला भी गरीब बंदा हो, वो क्या होता है कि कानून के सामने सब बराबर है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। किसी भी राजनेता या सरकारी अधिकारी को जन्म या पद के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं मिल सकता है। ये सब वर्णित है समानता के अधिकार में। सामाजिक समानता और भेदभाव का अंत। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ निम्नलिखित आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती है। यह आर्टिकल किस में है? ये आर्टिकल 15 में है, अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल कौन सा है? 14 है। धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, यानी 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ जो है कौन कौन सा है? एक धर्म है, दूसरा जाति है, तीसरा समुदाय है, चौथा लिंग है और पांचवा जन्म स्थान। इन सब के आधार पे किसी भी व्यक्ति से आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। सार्वजनिक स्थल का उपयोग करने से आप रोक नहीं लगा सकते। जैसे किसी भी व्यक्ति को दुकान, होटल, सिनेमा घर, कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान जैसे सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर नहीं रोका जा सकता। इसके लिए क्या है? धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, समुदाय के आधार पे, लिंग के स्थान पे और जन्म स्थान के आधार पे आप इस पर रोक लगा नहीं सकते हो। यानी सब लोगों को ये अधिकार मिला हुआ है। तो ये अधिकार क्या कहलाता है? समानता या भेदभाव का अंत। ठीक है। भेदभाव आप नहीं कर सकते हो इसके आधार पर, अनुच्छेद 15 में। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। अवसर की समानता की बात होती है तो ये अनुच्छेद 16 में आता है। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता। कैसे अवसर की समानता? जो भारत में सरकारी नौकरियां हैं उनमें नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त है। आरक्षण की व्यवस्था। अनुसूचित जाति एससी हो गई, अनुसूचित जनजाति एसटी हो गई, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, महिलाओं और विकलांग के लिए आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, यानी कि अपवाद रूप में आता है। ठीक है। यानी जो आरक्षण दिया गया है वह समानता का उल्लंघन नहीं है। इसमें एक वर्ड और भी चुना है, ईडब्ल्यूएस वाला भी इसमें शामिल किया गया है। तर्क। समानता का वास्तविक मतलब है कि हर किसी की ज़रूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना और पिछड़ गए लोगों को विशेष अवसर देकर मुख्य धारा में लाना, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत के बारे में। यह किस अनुच्छेद में दिया गया? तो यह अनुच्छेद 17 में दिया गया, अस्पृश्यता एवं छुआछूत का अंत। संविधान ने सामाजिक भेदभाव के सबसे प्रबल रूप छुआछूत को समाप्त करने का निर्देश दिया है। छुआछूत का मतलब केवल शरीर को छूने से बचाना नहीं, बल्कि खास जाति में जन्म लेने के कारण लोगों को नीचा समझना या उनके साथ अलग व्यवहार करना भी शामिल है। संविधान के अनुसार छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। छुआछूत के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे एक नाम आता है पी साईनाथन की। पी साईनाथ ने एक रिपोर्ट जारी की थी। पी साईनाथ कौन थे? तो पी साईनाथ 1999 में अंग्रेजी अखबार हिंदू में दलितों के साथ होने वाली छुआछूत के व्यवहार पर एक लेखमाला लिखी थी। ठीक है। कौन से अखबार में? हिंदू अखबार में। उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और पाया कि आज भी समाज में छुआछूत के रूप मौजूद हैं। कौन कौन से? चाय की दुकानों पर भेदभाव, दुकानों पर 2 तरह के कप रखे जाते हैं, देखने को मिलता है। नाई द्वारा भेदभाव, हजाम या नाई दलितों के बाल काटने या दाढ़ी बनाने से मना कर देते। स्कूलों में भी भेदभाव देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा, अम्बेडकर जी की कहानी पढ़ी होगी। सामाजिक रीति रिवाज में रोक टोक अभी भी देखने को मिलता है। कोई दलित वर्ग का लेके चला जाता है तो शादी में घोड़ा उड़ा पर बैठ जाता है तो वहाँ झड़प देखने को मिलती है। सार्वजनिक संसाधनों पर प्रतिबंध, जैसे दलितों को किसी मंदिर में जाने से भी रोका टोका जाता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो पी साईनाथन ने 1999 में द हिंदू अखबार में ये सब सारी चीज़ों का वर्णन किया था उस समय। निष्कर्ष पे कहाँ पहुँचे हम? तो निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि ये सभी उदाहरण जो हैं ये छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इस तरह का आचरण एक दंडनीय अपराध है क्योंकि समानता के अधिकार का हनन करता है।